अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो आजकल टॉपिक जो है वो है इमेज सेगमेंटेशन। अभी तक हमने जो डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें से सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अब स्टार्ट करते हैं इमेज सेगमेंटेशन। इमेज सेगमेंटेशन जो है वो आपका डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए यूज़ हो सकती है। इमेज सेगमेंटेशन का मतलब क्या है, इमेज सेगमेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं, आज का लेक्चर जो है वो हम इस पे है हमारा। बेसिकली जो इमेज सेगमेंटेशन है वो हम क्यों करते हैं कि हम जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हमने इमेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था कि इमेज प्रोसेसिंग क्या है, कंप्यूटर विजन क्या है। अब कंप्यूटर विजन को जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमने एक बात की थी कि हमें कंप्यूटर विजन में हमारा आउटपुट, इनपुट तो इमेज होता है लेकिन आउटपुट जो होता है वो हमारा फीचर्स होते हैं, बजाय इसके कि आउटपुट भी हमारा इमेज हो। तो उसको उस वो जो फीचर्स हैं उनको निकालने के लिए हमें इमेज सेगमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये आपको इमेज नज़र आ रही है कि इनपुट जो होगा, उसके बाद हम प्री प्रोसेसिंग करेंगे, उसके बाद सेगमेंटेशन करेंगे, उसके बाद फीचर एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो ये जो सेगमेंटेशन वाला पार्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमें फीचर, अगर हम कंप्यूटर विजन की बात करें तो कंप्यूटर विजन को यूज़ करने के लिए हमें जो सेगमेंटेशन है वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके थ्रू हम फीचर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब फीचर सेट कर लेंगे उसके बाद हमारा अगला काम स्टार्ट हो जाएगा कि क्लासीफाई कैसे करना है, इमेज को डिस्क्राइब कैसे करना है कि बट इमेज का क्या मतलब है। तो वो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं इमेज प्रोसेसिंग की, कंप्यूटर विजन की, वो हम देख चुके हैं कि कंप्यूटर विजन में हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है इमेज सेगमेंटेशन। तो इमेज सेगमेंटेशन के अंदर हम जो डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे आज वो है, सो फॉर वी हैव, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया है कि उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। So far we have been considering image processing technique used to transfer image for human interpretation। ठीक है जी। Now we will begin looking at automated image analysis by examining the thorny issue of image segmentation। तो इमेज सेगमेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं थ्रेश होल्डिंग से, और सेगमेंटेशन प्रॉब्लम क्या है, और हम कैसे किसी भी इमेज के अंदर कोई पॉइंट है, कोई लाइन है, कोई एजेस हैं, ये फाइंड आउट करने हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये तीन तरह के टॉपिक्स हैं जो कि हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो आई होप आपको इस स्लाइड की समझ आ गई होगी कि वो मैंने पहले पर बातें बता दी हैं आपको कि हम क्यों कर रहे हैं ये सारा कुछ। तो स्टार्ट करते हैं थ्रेश होल्डिंग। थ्रेश होल्डिंग क्या चीज़ है? थ्रेश होल्डिंग का मतलब ये है कि आप किसी भी इमेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दें, कोई एक वैल्यू सेलेक्ट कर लें, जिसको वो कैसे सिलेक्ट करनी है वो हम आगे एल्गोरिदम देखते हैं कि कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट जो है कोई वैल्यू हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम किसी भी इमेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। कि इमेज में से हम कुछ चीज़ निकालना चाह रहे हैं, कोई चीज़ हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हम कैसे बाय यूजिंग थ्रेश होल्डिंग हम कैसे निकाल सकते हैं। तो थ्रेश होल्डिंग जो है सेंटर पोजिशन इन इमेज सेगमेंटेशन। फर्स्ट वी विल continue to look at the problem of segmentation, this time though in terms of thresholding. In particularly we will look at what is thresholding, सिंपल थ्रेशहोल्डिंग क्या है और एडाप्टिव थ्रेशहोल्डिंग क्या है। तो ये तीन टॉपिक हम थ्रेशहोल्डिंग के अंदर करेंगे। तो थ्रेशहोल्डिंग की बेसिकली डेफिनेशन अगर हम मैथमेटिकली हम करें कि हम क्या करते हैं कि थ्रेशहोल्डिंग इज फर्स्ट स्टेप इन एनी सेगमेंटेशन अप्रोच। कि जब भी हम सेगमेंटेशन करते हैं तो उसकी पहली फर्स्ट स्टेप है वो है थ्रेशहोल्डिंग। कि कोई भी किसी भी चीज़ की हमने सेगमेंटेशन करनी है तो हमें हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम थ्रेशहोल्डिंग को यूज़ करेंगे। थ्रेशहोल्डिंग क्या है वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सिंगल वैल्यू थ्रेशहोल्डिंग कैन बी गिवन मैथमेटिकली एज फॉलोज। कि अगर सिंगल वैल्यू थ्रेशहोल्डिंग है, कोई एक वैल्यू है, आपने लेट्स से आपने इमेज को यूज़ करना है बाय यूजिंग थ्रेशहोल्डिंग, तो आप कोई एक वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। आप कहेंगे कि इस वैल्यू से ऊपर वाले जो वैल्यूज़ हैं उनको 1 कर दो या 0 कर दो, वो हमारी अपनी मर्ज़ी है, वो हम कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। तो उसको मैथमेटिकली मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि जी एफ 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 एक्स एफ एफ जी एफ एफ एक्स और वाई जो है वो आपका न्यू इमेज बनेगा, और आप एफ एफ एक्स वाई को
जो आपका करंट इमेज है, अगर उसकी वैल्यू टी से ग्रेटर है तो उसको 1 कह दें, और अगर उसकी वैल्यू टी से लेस है, अब टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेट से मैं मेरे 0 से 255 के दरमियान में इमेज की वैल्यू है, तो मैं कहता हूँ 128 मेरी एक थ्रेश होल्ड वैल्यू है। ठीक है जी, 128 एक मेरी थ्रेश होल्डिंग वैल्यू है, और 128 से अगर पिक्सल बड़ा हुआ तो मैं उसको 1 कह दूंगा, अगर छोटा हुआ तो मैं उसको 0 कह दूंगा। तो ये जो 1 और 0 है, ये आपका बेसिकली बाइनरी इमेज बन रहा है। ठीक है जी, तो हमारे पास अब हमारे पास पहले था कौन सा इमेज जो था, वो हमारे पास ग्रे स्केल इमेज था। अब ग्रे स्केल इमेज को मैंने अब बाइनरी इमेज में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग थ्रेश होल्डिंग वैल्यू। अब थ्रेश होल्डिंग वैल्यू टी, वो मैंने आपको बता दी कि मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया कि मैंने एक 128 एक वैल्यू ले ली है। अब 128 से जितने भी बड़े पिक्सल वैल्यूज़ होंगी उनको मैं वैल्यू की जगह पे 1 पुट कर दूंगा। अगर लेट से 129 हुआ तो वहाँ पे भी मैं 1 पुट कर दूंगा, 130 है तो वहाँ पे भी 1 पुट कर दूंगा, 180 255 है तो वहाँ पे भी मैं 1 पुट कर दूंगा, और अगर 128 से छोटी वैल्यू हुई तो उसको मैं 0 कर दूंगा। अब ये 128 जस्ट मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि 128 आप ले लिया, लेकिन हमारे पास क्या डिफरेंट वेज है वो हम आगे जाके देखते हैं कि इस एल्गोरिदम हमको कैसे ये जो थ्रेश होल्डिंग वैल्यू है ये हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि रैंडमली आप सेलेक्ट कर ले, रैंडमली अगर आप सेलेक्ट करें तो आपके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आएंगे कि आपने बाइनरी किसी भी इमेज को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी इमेज में कन्वर्ट करना है तो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। इस तरह से अगर आप रैंडमली कोई वैल्यू उठा लेंगे तो हम बड़े सिस्टमेटिक वे से हम इस वैल्यू की थ्रेशोल्ड वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। तो लेट्स से एक हमारी एग्जांपल अभी है कि थ्रेशोल्डिंग कैसे करते हैं। तो मेरा एग्जाम जो प्रॉब्लम था वो क्या था कि पोकर जो है वो प्लेइंग रोबोट दैट नीड टू विजुअली इंटरप्रेट द कार्ड्स इन इट्स हैंड, कि एक पोकर और रोबोट आपस में खेल रहे हैं, तो अब रोबोट को कैसे पता चलेगा कि उसके हाथ में कौन सा पत्ता है। ठीक है जी, कौन सा पत्ता है रोबोट के हाथ में। अब वो डेफिनेटली वो तो नहीं पढ़ता तो नहीं है ना उसके कि उसके हाथ में क्या चीज़ है, तो वो उसको फिर हमने कैसे बताना है। तो ये एक है प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को हमने बाय यूजिंग थ्रेश होल्डिंग सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, एक थ्रेश होल्डिंग वैल्यू सेलेक्ट कर ली और उसके थ्रू हमने ये भी निकाल लिया, के भी निकाल लिया, क्यू निकाल लिया, बाकी सारी जो वैल्यूज़ थी वो हमने डिलीट करवा दिया किसी कोई भी एल्गोरिथम लगा के वो। ठीक है जी, तो ये एक इस तरह से एक एग्जांपल है थ्रेश होल्डिंग, इस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं। तो फिर वो आगे फिर क्या कहता है कि बट बी केयरफुल, वाई वी शुड हैव केयरफुल, कि आपने जो थ्रेशोल्डिंग वैल्यू है वो ना तो बहुत स्मॉल छोटी लेनी है वैल्यू, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पर 128 दी थी, तो आपने बहुत छोटी वैल्यू भी नहीं लेनी, बहुत बड़ी वैल्यू भी नहीं लेनी। और अगर आप बहुत छोटी वैल्यू ले लेंगे तो आपको जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ये आपकी गायब हो जाएगी जो आपको। और अगर आप बहुत बड़ी वैल्यू ले लेंगे तो फिर आपको पास एक्स्ट्रा नॉइस आ जाएगी, ये जो ब्लैकिश आपको ये जो ब्लैकिश नज़र आ रहा है ये वाली आपके पास आ जाएगी। तो आपने जब भी थ्रेशोल्डिंग वैल्यू रखनी है तो वो आपने ऐसे हमें रखनी चाहिए। अब हम कैसे करते हैं, तो बेसिक ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग का एक एल्गोरिदम है, वो हम देखते हैं कि हम इसको कैसे जो है ना वो सेट कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द हिस्टोग्राम ऑफ इमेज, इमेज की हिस्टोग्राम के मुताबिक हम पार्टीशन द इमेज हिस्टोग्राम यूजिंग अ सिंगल ग्लोबल थ्रेशोल्ड, कि एक ही ग्लोबल थ्रेशोल्ड हम ले लेते हैं, सिंगल ग्लोबल, जिसको हम नाम देते हैं सिंगल ग्लोबल थ्रेशोल्ड का। हम किसी भी इमेज की पहले हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं और उस हिस्टोग्राम को देखते हुए फिर हम इमेज को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। The success of this technique very strongly depend on how well the histogram can be partitioned। ठीक है जी, कि अगर आपकी हिस्टोग्राम आपका ड्रा इस तरह से हो रहा है कि वो आपस में मिंगल आउट नहीं हो रहा, हिस्टोग्राम ही आपको बता रहा है कि ये जो इमेज है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो सकता है। तो लेट से हम आगे देखते हैं कि वो हम हिस्टोग्राम किस तरह की इमेज की हिस्टोग्राम जो है ना वो बता देगी कि ये वाला इमेज जो है वो बाय यूजिंग ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग वो सॉल्व हो सकता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो एल्गोरिदम है ये कैसे काम करेगा, आपने थ्रेशोल्डिंग ग्लोबल जो थ्रेशोल्डिंग वो कैसे सेलेक्ट करनी है।
तो रैंडमली आपने इनिशियली कोई भी वैल्यू इनिशिएट कर लेनी है। तो वो नॉर्मली हम कोई एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। लेट से मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लेता हूँ उस इमेज में से, और एक ग्रेटर वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ, और उसका एवरेज दोनों वैल्यू को सम अप करता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ, एक मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैंने 128 रैंडमली ले लिया। ठीक है जी। तो ये पहले उसने पहला स्टेप है, सिलेक्ट एन इनिशियल एस्टिमेट फॉर टी टिपिकली द एवरेज ग्रे लेवल इन द इमेज। जैसे मैंने आपको बताया कि एवरेज लेट से सबसे छोटी वैल्यू उस इमेज में 0 है और सबसे बड़ी वैल्यू 255 है, और 255 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो वो ऑलमोस्ट 128 आ जाता है। तो वो मैंने एक इनिशियल एस्टिमेट ले लिया कि मेरी पहली इनिशियल एस्टिमेट, मेरी जो थ्रेश होल्डिंग वैल्यू है वो 128 है। उसमें 128 के बाद आपने क्या किया जी, उस 128 को में आपने इमेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, दो ग्रुप बना लिए। तो 128 से बड़े वैल्यू ग्रे लेवल भी ले लिए और 128 से छोटे ग्रे लेवल भी ले लिए, जितने भी हैं। अब 128 से बड़े ग्रे लेवल को आपने G1 ग्रुप कह लिया और दूसरे ग्रुप को G2 कह लिया। अब ये जो G1 और G2 है, इनका आपने एवरेज फाइंड आउट कर लिया अलग अलग से। एक को μ1 कह दिया, एक को μ2 कह दिया जी। पहला जो ग्रुप था जो कि टी से ग्रेटर था, उसको आपने μ1 कह दिया, और दूसरी वाली G2 को आपने μ2 निकाल लिया। μ2 क्या है आपका, μ1 और μ2 क्या है आपका एवरेज वैल्यू उस ग्रुप का। जब आपने ये थर्ड स्टेप कर लिया, उसके बाद फिर आपने चौथा स्टेप क्या किया कि अब आपने μ1 जो पहले ग्रुप का एवरेज था और जो दूसरे ग्रुप का एवरेज था, उन दोनों को कंबाइन किया और डिवाइडेड बाय 2, और टी से अब आपकी नई थ्रेशोल्ड वैल्यू आ गया, वो टी बन गई है नई थ्रेशोल्ड वैल्यू। पहले आपने एक इस तरह से किया था, और ये वाला जो स्टेप है, ये 2 to 4 स्टेप आपने उस वक्त तक करते रहना है टिल द डिफरेंस इन टी इन सक्सेसिव आइटरेशन इज लेस दैन द प्री डिफाइंड पैरामीटर टी नॉट। उस वक्त तक आपने करते रहना है ये वाला प्रोसेस, जब तक कि आपका जो भी आपकी प्री डिफाइंड आपने इनिशियल वैल्यू स्टार्ट की थी उससे छोटी नहीं वैल्यू आ जाती। ओके जी। तो इस तरह से ये वाला आपका ना, दिस एल्गोरिथम वर्क वेरी वेल फॉर फाइंडिंग थ्रेशोल्ड व्हेन द हिस्टोग्राम इज सूटेबल। और ये वाला एल्गोरिथम है जब आपकी हिस्टोग्राम बड़ी जो है ना वो हो रही हो, इस तरह से दो हिस्सों में डिवाइड हो, किसी भी इमेज को कर रहा हो। ओके जी। तो आई होप इस एल्गोरिथम की आपको समझ आ गई होगी। तो लेट से ये वाला एक आपका इमेज है, ठीक है जी। आपने इसका हिस्टोग्राम ड्रा किया, तो ये देखें जी, ये एक पार्ट ये वाला आ रहा है और एक पार्ट ये आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला इमेज बड़े आराम से आपका जो है ना वो क्या हो सकता है, बाई थ्रेश होल्डिंग के थ्रू, ग्लोबल थ्रेश होल्डिंग के थ्रू हम आप इसको सही कर सकते हैं। ठीक है जी। सेगमेंट कर सकते हैं कि लेट से ये वाला ओरिजिनल वाला इमेज था, इसमें ये देखें कि ये वाला जो पार्ट है, ये जली चीज़ें जो है ना ये नज़र आ रही हैं, लेकिन मैं इनको रिमूव करना चाह रहा हूँ। तो इनको रिमूव आपने इस तरह से कर सकते हैं कि थ्रेश होल्डिंग इस तरह से करें कि इस एग्जांपल को करेंगे तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि क्योंकि ये दोनों जो इनकी हिस्टोग्राम थी ये वो अलग अलग हो रही थी, दोनों को एक एक और तरह से और एक दो हिस्सों में डिवाइड हो रही थी, हम उसको कर सकते थे। ठीक है जी। इसी तरह की और एग्जांपल है कि ये वाली, इसके अगर आप हिस्टोग्राम ड्रा करें तो ये भी दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। तो अगर इस तरह की आपकी हिस्टोग्राम बने इमेज की, तो फिर आप उसमें ग्लोबल थ्रेश होल्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इस के साथ सिंगल वैल्यू थ्रेश होल्डिंग के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका सिंगल वैल्यू थ्रेश होल्डिंग ओनली वर्क फॉर बाई मॉडल हिस्टोग्राम, ठीक है जी। अगर तो इस तरह की है तो फिर तो काम करेगा, लेकिन अगर इस तरह की, ये इसके तीन पार्ट हो गया, एक हिस्सा यहाँ पे, एक हिस्सा यहाँ पे और एक हिस्सा यहाँ पे, ये अगर ये तीन पार्टों में डिवाइड हो गया है आपका इमेज, उसके तीन हिस्टोग्राम बन रही हैं, मतलब कि तीन उसमें पीक्स आ रही हैं, तो फिर आप ये जो वाला सिंगल वैल्यू थ्रेश होल्डिंग थी वो आपका काम नहीं करेगी। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है जी। फिर हम उसके लिए एक और एल्गोरिथम देखते हैं, उसके लिए क्या कहते हैं, क्या करेंगे। तो उसके लिए ये एग्जांपल है कि लेट से ये वाली आपकी बॉटल्स थी, आपने इनको अगर आप करना चाहेंगे सेपरेट आउट, ठीक है जी,
So let's say we want to isolate the content of the bottles. Think about what the histogram of for this image would look like. What would happen if we used a single threshold value? ठीक है जी, ये तो इसको थोड़ा सा ये कहता है कि जी इस एग्जांपल को कि अगर हम इसको सिंगल इसकी हिस्ट पहले अगर हम पहला तो ये है कि इसको थोड़ा सा गौर करें इसकी हिस्टोग्राम किस तरह की बनेगी। ठीक है जी, तो इसकी देखें इसकी हिस्टोग्राम वो जो हमने पिछली वाली स्लाइड पे देखी थी वो तीन तरह की बन रही थी। तीन इसके पीक्स आएंगे, क्यों तीन आएंगे? एक तो इसमें ब्लैक एरिया है, एक इसका ये वाला एरिया और एक इसका वाइट एरिया। तो जब ये तीन तरह के आएंगी तो उसकी तीन पीक्स बन जाएंगी, और जब तीन पीक बनेंगी तो हमें पता नहीं चलेगा कि मैंने इसको कहाँ से इसको करना है। तो सिर्फ मैंने बॉटल जिसमें से निकालनी है, तो कैसे निकालूँ? तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह ये भी पार्ट भी है। ये वाला अगर ये वाला इमेज हो तो इसकी तो दो बन रही हैं, लेकिन अगर ये वाला इमेज हो तो इसकी दो नहीं बन रही, इसको दो हिस्सों में नहीं ये डिवाइड होगा। तो अगर इसका करेंगे तो ये इसका तो ये वाला बड़ा अच्छा से बाइनरी इमेज बन जाएगा, लेकिन अगर इसको करेंगे तो इसका बाइनरी इमेज नहीं बनेगा। ये आपको जो है ना वो नॉइस यहाँ पे और यहाँ पे आपको नॉइस नज़र आ रही है, ये नॉइस आपको आ जाएगी। तो इसके लिए फिर हम इसलिए कह रहे हैं कि जब अनइवन इल्यूमिनेशन कैन रियली अपसेट द वैल्यू थ्रेशोल्ड्स की। ठीक है जी, ये एक इश्यू है। इसके लिए हम जो सबसे अभी तक जो सबसे अच्छा मेथड है वो 800 मेथड है थ्रेशोल्डिंग को निकालने के लिए। तो ये कैसे निकालता है जी? वी स्टार्ट बाय ट्रीटिंग द नॉर्मलाइज्ड हिस्टोग्राम एज ए डिस्क्रीट पीडीएफ। हम हिस्टोग्राम को नॉर्मलाइज कर लेते हैं इस फंक्शन के थ्रू, वेयर क्या कहता है कि एन जो है वो नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं। ठीक है जी, एन क्या है? नंबर ऑफ पिक्सल। और एन क्यू क्या है? ये एन क्यू क्या है? इज द नंबर ऑफ पिक्सल दैट हैव इंटेंसिटी लेवल आर ऑफ क्यू। ये एन क्यू क्या है? जितने इंटेंसिटी लेवल ये वाला इस आर ऑफ क्यू के इंटेंसिटी लेवल हैं वो एन क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये एन क्या है कि कितने नंबर ऑफ पिक्सल हैं एक इमेज के अंदर। और एल क्या है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इंटेंसिटी उस इमेज के अंदर टोटल कितनी इंटेंसिटी आ सकती हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं इस इसको जब हमने नॉर्मलाइज किया है तो इस तरह से। तो हम क्या कहते हैं जी, सपोज दैट अ थ्रेशोल्ड के इज चूजन सच दैट सी नॉट इज द सेट ऑफ पिक्सल विद इसके थ्रू 0 to k-1 और C1 जो है वो के से लेके L-1 तक है। ठीक है जी, तो इनको भी दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया, C0 और C1 ये दो सेट बना। तो जब C1 ने सॉल्व कर दिया तो वो ऑल्सो मेथड क्या कहता है? चूज द थ्रेशोल्ड वैल्यू के सच दैट मैक्सिमाइज द बिटवीन क्लास वेरिएंस। इस तरह से हमने कहना है कि के जो है ना वो दोनों क्लासेस का वेरिएंट निकाल देता है। तो हमने सिग्मा ये फार्मूला है सिग्मा स्क्वायर बी ओमेगा 0 ओमेगा म्यू 0 और म्यू टी इसका स्क्वायर +1। तो ये आपने जो वेरिएंस का है ये आपने इस फार्मूले से निकाल लेना और ये आपने इस फार्मूले से निकाल लेना, तो ये आपको निकाल देगा उसका वेरिएंस। ठीक है जी, तो ये तो 800 मेथड को अगर आपने मैटलैब में यूज़ करना है तो मैटलैब में 800 मेथड आपके पास फंक्शन ये है, ये मौजूद है ग्रे थ्रेशोल्ड, और उसके अंदर फंक्शन ये इमेज पास हम करेंगे तो आपको वो थ्रेशोल्ड निकाल के दे देगा। और और इस तरह से हम ये जो थ्रेशोल्ड होगी वो किसी उस इमेज को दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है उसकी कि ये हमारे पास कॉइन्स थे, इन कॉइन्स को हमने अगर इस तरह से डिवाइड करना है तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं। सिंपल कॉइन्स लिए उनकी ग्रे थ्रेशोल्ड निकाली, ये 0.01 और इस लेवल को आपने उसको बाइनरी इमेज में कन्वर्ट कर दिया इस लेवल को यूज़ करते हुए, यानी कि इस थ्रेशोल्ड ये लेवल एक्चुअली क्या थ्रेशोल्ड ये आ गई है आपकी, इस थ्रेशोल्ड को आपने लिया और इसको इस इमेज को बाइनरी इमेज में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बाइनरी रिजल्ट आपका आ गया है। तो इसी तरह से बेसिक एडाप्टिव थ्रेशोल्डिंग है। बेसिक एडाप्टिव थ्रेशोल्डिंग क्या है? जैसे हमने एक लास्ट टाइम पढ़ा था टॉपिक
हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, तो वहाँ पे भी एडाप्टिव हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन पढ़ा था। तो ये भी उसी तरह की एक चीज़ है कि थ्रेश होल्डिंग समटाइम जब हमने देखा कि एक वन थ्रेश होल्डिंग काम नहीं करता, तो फिर हमें अच्छी तरह से, तो फिर हम इसकी तरफ बेसिक एडाप्टिव थ्रेश होल्डिंग की तरफ जाते हैं। तो एडाप्टिव थ्रेश होल्डिंग में हम क्या करते हैं, इमेज को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट टाइल्स में, और हर टाइल की अलग अलग थ्रेश होल्डिंग निकाल लेते हैं, और इस तरह से इमेज की को जो डिवाइड करते हैं वो बड़ा अच्छा कर लेते हैं। तो लेट्स से ये वाला इमेज थी, अगर हमने इसको डायरेक्ट करते थे तो वो सही रिजल्ट नहीं आता था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये मसला हुआ है, तो हम इसको टाइल्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो जहाँ पे मसला है, तो सिर्फ इस टाइल की दोबारा से हम थ्रेश होल्डिंग कर लेंगे, तो हमारा रिजल्ट ताकि अच्छा आ जाए। ठीक है जी, थ्रेश होल्डिंग आपने उसी तरह से यूज़ करनी। तो जिस पार्ट का ख़राब होगा उस पार्ट को आप करेंगे, तो आपका रिज़ल्ट जो है ना वो आपका अच्छा आ जाएगा। तो समरी जो है अभी तक जो हमने पढ़ा है, वो हमने क्या किया जी। इन दिस लेक्चर वी हैव बिगन लुकिंग एट सेगमेंटेशन इन पार्टिकुलर थ्रेशोल्डिंग, वी सॉ द बेसिक ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग एल्गोरिथम और उसकी शॉर्टकमिंग्स। और हमने क्या देखा, वी आल्सो सॉ अ सिंपल वे टू ओवरकम सम ऑफ द दीज लिमिटेड यूजिंग एडाप्टिव थ्रेशोल्डिंग। तो हमने ये दो चीज़ें देख ली कि ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग में मसला क्या था, ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग को हमें उसमें मसला क्या नज़र आ रहा था, और फिर हमने एडाप्टिव हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन सॉरी अडाप्टिव थ्रेश होल्डिंग को भी देख लिया कि वो जो मसला वहाँ पे आ रहा था उसको हमने ओवरकम कैसे कर दिया बाय यूजिंग एडाप्टिव हिस्टोग्राम। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई कि व्हाट इज़ थ्रेश होल्डिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो अंटिल अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।